नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि सरकार के खिलाफ हाईकोर्ट पहुंचा व्हाट्सएप। कहा नए नियमों से होगा प्राइवेसी का अंत और संविधान का हो जाएगा उल्लंघन। दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि अमित शाह पर एफआईआर दर्ज क्यों नहीं की, हाईकोर्ट जज ने पुलिस कमिश्नर से पूछा। और तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि हम नहीं, सरकार फैला रही है कोरोना, मोदी सरकार पर बिफर पड़े राकेश टिकैत और एंकर से भी हो गई बहस। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप भी मोदी सरकार के नियमों का खुलकर विरोध करते हैं तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ। सरकार के खिलाफ हाईकोर्ट पहुंचा व्हाट्सएप। कहा नए नियमों से होगा प्राइवेसी का अंत, संविधान का होगा उल्लंघन। जी हां दोस्तों, व्हाट्सएप की ओर से भारत सरकार के खिलाफ दिल्ली में एक शिकायत दर्ज कराई गई है। इस शिकायत में व्हाट्सएप ने सरकार को बुधवार से जारी होने वाले रेगुलेशंस को ना लागू करने देने की मांग की है। नए नियमों के तहत सरकार ने फेसबुक के मालिकाना हक वाली कंपनी को प्राइवेसी रूल से पीछे हटने को कहा है। इस मुकदमे में दिल्ली हाईकोर्ट से यह घोषित करने के लिए कहा गया है कि नए नियमों में से एक भारत के संविधान के तहत दिए गए गोपनीयता के अधिकार का उल्लंघन है। ऐसा इसलिए क्योंकि इस नियम के मुताबिक जब सरकारें मांग करें तो सोशल मीडिया कंपनियों को किसी सूचना को सबसे पहले साझा करने वाले की पहचान करनी पड़ती है। कानून के मुताबिक व्हाट्सएप को सिर्फ उन लोगों की पहचान बतानी है जिन पर गलत जानकारी साझा करने का विश्वसनीय आरोप है, लेकिन व्हाट्सएप का कहना है कि वह यह नहीं कर सकती। व्हाट्सएप के मुताबिक उसके मैसेज एंड टू एंड एनक्रिप्टेड यानी कूट भाषा में होते हैं। उसका कहना है कि नए नियम का पालन करने के लिए उसे मैसेज प्राप्त करने वालों के लिए और मैसेज को सबसे पहले शेयर करने वालों के लिए इसे एनक्रिप्शन को ब्रेक करना पड़ेगा। समाचार एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक अभी तक यह नहीं पता कि कोर्ट इस याचिका पर कब सुनवाई करेगी। मामले के जानकारों ने इसकी संवेदनशीलता को देखते हुए अपनी पहचान जाहिर करने से भी इनकार कर दिया है। व्हाट्सएप प्रवक्ता ने भी इस मसले पर बयान देने से मना कर दिया है। हालांकि यह केस भारत सरकार के फेसबुक, ट्विटर सहित अन्य सोशल मीडिया कंपनियों के साथ जारी टकराव को और बढ़ा सकता है। बीते हफ्ते ही कांग्रेस और बीजेपी के बीच छिड़े टूलकिट विवाद को लेकर दिल्ली पुलिस ट्विटर के दफ्तर पहुंच गई थी। व्हाट्सएप ने बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा की ओर से किए एक ट्वीट को मैनिपुलेटेड मीडिया का टैग दिया था। इससे पहले भी भारत सरकार ने ट्विटर से कई ट्वीट डिलीट करने को कहा था। केंद्र सरकार का कहना था कि ये ट्वीट्स कोरोना महामारी को लेकर भ्रामक जानकारी फैला रहे थे। हालांकि दावा यह भी किया गया है कि केंद्र सरकार ने वे ट्वीट भी डिलीट करवाए जिनमें उसकी आलोचना की गई थी। व्हाट्सएप ने अपने फेक पेज पर भी इस बारे में जानकारी दी है। हालांकि वहां किसी देश विशेष को लेकर नहीं लिखा गया है, लेकिन व्हाट्सएप ने इसी मामले को लेकर भारत सरकार पर केस दर्ज किया है। व्हाट्सएप ने कहा है कि कुछ सरकारें उसे ट्रेसेबिलिटी करने को कह रही हैं। व्हाट्सएप के मुताबिक ट्रेसेबिलिटी का अर्थ है यह पता लगाना कि कोई संदेश असल में सबसे पहले किसने भेजा। व्हाट्सएप का कहना है कि ट्रेसेबिलिटी से एंड टू एंड एन्क्रिप्शन ब्रेक होता है और इससे अरबों लोगों की प्राइवेसी खतरे में पड़ती है। व्हाट्सएप ने साल 2016 में एंड टू एंड एन्क्रिप्शन की शुरुआत की थी ताकि उसके जरिए किए जाने वाले कॉल, मैसेज, फोटो, वीडियो और वॉइस नोट सिर्फ उसी को मिले जिन्हें वे भेजे गए हैं। व्हाट्सएप का दावा है वह भी नहीं पढ़ या देख सकता है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। अमित शाह पर एफआईआर क्यों नहीं की, हाईकोर्ट जज ने पुलिस कमिश्नर से पूछा, जानिए वजह। जी हां दोस्तों, कोरोना काल में बिना सोशल डिस्टेंसिंग की रैली को लेकर कर्नाटक हाईकोर्ट ने बेलागावी के पुलिस कमिश्नर को जमकर फटकार लगाई। कोर्ट ने पूछा कि भाजपा की चुनावी रैली में शामिल होने वाले लोगों और अमित शाह के खिलाफ एफआईआर क्यों नहीं दर्ज की गई। बता दें कि 17 जनवरी को बेलागावी के डिस्ट्रिक्ट स्टेडियम में गृह मंत्री अमित शाह की अगुवाई में रैली का आयोजन किया गया था। कोर्ट ने फटकार लगाते हुए कहा कि इस जनसभा में हजारों लोग शामिल हुए थे और कोरोना के नियमों का पालन नहीं करवाया गया। चीफ जस्टिस अभय श्रीनिवास ओका और सूरज गोविंद राज की डिवीजन बेंच पुलिस कमिश्नर को इतनी ढील देने के लिए लताड़ लगाई। पुलिस कमिश्नर की तरफ से दिए गए जवाब को लापरवाही बताते हुए कोर्ट ने तीखी टिप्पणी की। जज ने कहा, शायद कमिश्नर को कर्नाटक महामारी एक्ट 2020 के बारे में जानकारी नहीं है। शायद 15 अप्रैल को राज्य सरकार की तरफ से जारी किए गए आदेशों के बारे में पुलिस कमिश्नर नहीं जानते हैं। कोर्ट ने कहा, तस्वीरों में दिखाई देता है कि 17 जनवरी को बिना मास्क और बिना सोशल डिस्टेंसिंग के बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हुए थे। कमिश्नर के जवाब में पता चलता है कि एक भी एफआईआर फाइल नहीं की गई है। पूरी एफिडेविट पढ़ने के बाद पता चलता है कि इस मामले को गंभीरता से नहीं लिया गया है। लगता है कि कमिश्नर 20,000 रुपए का जुर्माना लगाकर ही खुश हैं। कमिश्नर स्पष्ट करें कि गंभीर परिस्थिति में नियमों का उल्लंघन होने के बावजूद केस क्यों नहीं दर्ज किया गया। हाईकोर्ट ने यह टिप्पणी लेट्स किड फाउंडेशन की याचिका पर सुनवाई करते हुए की, जिसमें राज्य में कोरोना नियमों का सख्ती से पालन करवाने की मांग की गई थी। बता दें कि 15 अप्रैल को कोर्ट ने आदेश दिया था कि अगर इस तरह का कोई कार्यक्रम आयोजित किया जाता है तो न केवल आयोजक बल्कि शामिल होने वाले सभी लोगों पर कार्रवाई की जाए। कोर्ट ने यह भी कहा कि चीफ
चीफ मिनिस्टर के बेटे BY येदियुरप्पा कोलार के मंदिर में बर्थडे मनाने कैसे पहुंच गए। इस मामले में कोर्ट ने राज्य सरकार से जवाब मांगा है। मामले में अगली सुनवाई 4 जून को। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। हम नहीं, सरकार फैला रही है कोरोना। मोदी सरकार पर बिफर पड़े राकेश टिकैत, एंकर से भी हुई बहस। जी हां दोस्तों, देश में रोजाना कोरोना वायरस के लाखों नए केस सामने आ रहे हैं। ऐसे में सरकार लगातार किसान आंदोलन को कोरोना के बढ़ते केसों का जिम्मेदार ठहरा रही है। वहीं किसान भी आंदोलन को जारी रखने की बात पर डटे हुए हैं। इस मामले को लेकर भारतीय किसान यूनियन नेता राकेश टिकैत ने ABP लाइव के हुंकार शो में भी बात की, जिसमें उन्होंने कहा कि अगर आंदोलन को 2024 तक भी जारी रखना पड़े तो रखेंगे। इसके साथ ही उन्होंने केंद्र सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि हम नहीं, सरकार कोरोना फैला रही है। शो के दौरान किसान नेता राकेश टिकैत की न्यूज एंकर से भी जमकर बहस हुई। हुंकार शो में न्यूज एंकर रोमाना इसार खान ने राकेश टिकैत से कहा कि विरोध कीजिए, लेकिन वक्त की नजाकत को भी समझिए। ये महामारी का समय चल रहा है। उनकी इस बात का जवाब देते हुए किसान नेता ने कहा, आप यह बात सरकार को भी कह दो, एक बार कह दो कि कोरोना काल चल रहा है, जो कानून लेकर आए थे वह वापस ले लो। अगर किसान नहीं मान रहे तो सरकार तो मान सकती है। राकेश टिकैत की बात पर न्यूज एंकर ने कहा कि वह क्यों माने, वह तो चुनी हुई सरकार है। इस पर राकेश टिकैत ने कहा, तो हम क्यों माने, हमारा आंदोलन करने का अधिकार है और हम शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन कर रहे हैं। अगर बातें करनी ही है तो सरकार बैठकर करे ना, चैनल वालों को परेशानी क्यों हो रही है। किसान नेता की बात पर न्यूज एंकर ने आगे कहा कि सरकार का एजेंडा तो साफ है। उनका कहना है कि बाकी लोगों को दिक्कत है नहीं, लेकिन मुट्ठी भर लोगों को परेशानी है। ये अपनी राजनीतिक शक्ति दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। राकेश टिकैत ने इस बात का जवाब देते हुए कहा, मुट्ठी भर लोगों को फायरिंग करवाकर भगा दो। इन्होंने 28 तारीख को भी तो यही किया था। ये वैचारिक क्रांति है और यह विचार से ही खत्म होगी, लाठी या डंडे से नहीं। जो किसान 6 महीने तक आंदोलन पर बैठ सकता है वह आगे 6 महीने भी बैठ सकता है। राकेश टिकैत ने अपने बयान में आगे कहा, हमें 2024 या 2025 तक भी बैठना पड़े तो हम बैठेंगे। उनकी इस बात को लेकर न्यूज एंकर ने कहा कि आप पार्टी पॉलिटिक्स करने की कोशिश कर रहे हैं क्या, क्योंकि यह तो राजनीति का अड्डा बनता जा रहा है। आप लोगों का खेल क्या चल रहा है। न्यूज एंकर के सवाल पर राकेश टिकैत ने कहा कि खेल तो हमें भी नहीं पता कि क्या चल रहा है। राकेश टिकैत ने सरकार पर तंज कसते हुए कहा, कोरोना काल में जब कानून बन सकते हैं तो कोरोना काल में ही वापस भी हो सकते हैं। कोरोना बड़ा है या कानून बड़ा है। अगर देश की जनता की चिंता है तो सरकार कानून वापस ले ले। ये कोरोना हमसे नहीं फैल रहा है, ये सरकार ही फैलाएगी। दवाई नहीं है, हॉस्पिटल नहीं है, हम नहीं फैला रहे। सरकार को हॉस्पिटल पर काम करना। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बाबा रामदेव को IMA ने भेजा 1000 करोड़ का मानहानि नोटिस। जी हाँ दोस्तों, योग गुरु बाबा रामदेव को इंडियन मेडिकल एसोसिएशन उत्तराखंड ने 1000 करोड़ का मानहानि नोटिस भेजा है। इस नोटिस में बाबा रामदेव से अपने विवादित बयान पर सफाई देने का वीडियो जारी करने और IMA से 15 दिन के अंदर लिखित माफी मांगने को कहा गया है। नहीं करने पर 1000 करोड़ का मानहानि केस करने की धमकी दी गई है। अपने नोटिस में IMA ने कहा कि बाबा रामदेव एलोपैथी का A तक नहीं जानते। हम उनके सवालों के जवाब देने को तैयार हैं, लेकिन पहले वे अपनी योग्यता तो बताएं। नोटिस में IMA ने कहा कि अगर बाबा 15 दिनों के भीतर माफी नहीं मांगेंगे तो उनके खिलाफ 1000 करोड़ रुपए का मानहानि का दावा किया जाएगा। IMA उत्तराखंड ने कहा, रामदेव अपनी दवाएं बेचने के लिए लगातार झूठ फैला रहे हैं। रामदेव ने कहा कि उन्होंने हमारे अस्पतालों में अपनी दवाओं का ट्रायल किया है। हमने उनसे पूछा कि उन अस्पतालों के नाम बताएं, लेकिन वे नहीं बता पाए क्योंकि उन्होंने ट्रायल किया ही नहीं। डॉक्टरों के खिलाफ इस तरह की टिप्पणी से लोगों में भी बाबा के प्रति गुस्सा है। IMA ने कहा, अपनी दवा बेचने के लिए रामदेव टीवी में टीकाकरण से साइड इफेक्ट होने के विज्ञापन भी जारी कर रहे हैं। वे पैथी और उससे जुड़े डॉक्टरों के खिलाफ अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं। IMA ने कहा कि अगर सरकार उनके खिलाफ महामारी एक्ट में कार्रवाई नहीं करेगी तो IMA हरिद्वार में उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराएगी। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। किसान संगठन आज मना रहे हैं ब्लैक डे। अखिलेश यादव ने कहा, भाजपा सरकार के अहंकार से बेहाल है हलधर। जी हां दोस्तों, तीनों कृषि कानूनों के विरोध में शुरू हुए किसान आंदोलन को आज 6 माह पूरे हो गए हैं। आंदोलन को 6 माह पूरे होने पर किसान संगठनों द्वारा आज ब्लैक डे मनाया जा रहा है। इस बीच समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और यूपी के पूर्व CM अखिलेश यादव ने किसान आंदोलन के सहारे एक बार फिर भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोला है। अखिलेश यादव ने कहा, हमारे हर निवाले पर किसानों का कर्ज है। यूपी के पूर्व CM अखिलेश यादव ने बुधवार को ट्विटर पर लिखा, बहाकर अपना खून पसीना जो दाने पहुंचाता घर घर काला दिवस मना रहा है। आज वो देश का हलधर। भाजपा सरकार के अहंकार के कारण आज देश में किसानों के साथ जो अपमानजनक व्यवहार हो रहा है उससे देश का हर नागरिक आक्रोशित है। हमारे हर निवाले पर किसानों का कर्ज है। तीनों कृषि कानूनों के विरोध में शुरू हुए किसानों आंदोलन को आज यानी बुधवार
26 मई को 6 माह पूरे हो गए हैं। आज प्रदर्शनकारियों द्वारा ब्लैक डे मनाया जा रहा है। भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत का कहना है कि सरकार ने मांगे नहीं मानी, काले कानून नहीं हटाए। हमारे लिए यह काला दिन है और ऐसे मौके पर किसान काले झंडे ही लगा रहे हैं। टिकैत ने कहा, हम भी तिरंगा लेकर चल रहे हैं। कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए प्रदर्शन शांतिपूर्ण तरीके से किया जाएगा। दिल्ली कोई नहीं आ रहा है, लोग जहां हैं वहां झंडे लगा रहे हैं। किसान संगठनों की ओर से 26 मई को मनाया जा रहा है। यह वही दिन है जब नरेंद्र मोदी ने 7 साल पहले प्रधानमंत्री पद की कुर्सी संभाली थी। 2021 में जहां एक और प्रधानमंत्री की कुर्सी पर मोदी को 7 साल पूरे हो रहे हैं, वहीं दूसरी ओर किसान संगठनों के आंदोलन को भी 6 महीने पूरे हो रहे हैं। किसान संगठनों के नेताओं ने ऐलान किया कि लोग अपने गाँव, घर, दुकानों और इंडस्ट्री पर काले झंडे लगाकर विरोध दर्ज करते हैं। अगली खबर की तरफ, किसान संगठनों ने कल काला दिवस मनाने का किया फैसला। राकेश टिकैत बोले, केंद्र का जलाएंगे पुतला। जी हां दोस्तों, नए कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग को लेकर 6 महीने से किसान आंदोलन कर रहे हैं। दिल्ली के बॉर्डरों पर किसानों का विरोध प्रदर्शन जारी है, लेकिन केंद्र ने अभी तक किसानों की मांगे नहीं मानी है, जिसके कारण किसान वापस नहीं गए हैं। कोरोना महामारी में भी केंद्र के खिलाफ हल्ला बोल जारी रखा है। इस बीच किसान संगठनों ने कल यानी बुधवार को काला दिवस मनाने का फैसला किया है, जिसे लेकर किसान नेता राकेश टिकैत ने जानकारी दी है। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता ने कहा कि कल भारत सरकार का पुतला जलाया जाएगा और ट्रैक्टर व घरों पर काला झंडा लगाया जाएगा। ये सुबह 9 से 10 बजे से शुरू होगा। उधर कल किसानों के प्रदर्शन पर दिल्ली पुलिस ने कहा कि पुलिस की व्यवस्था तमाम बॉर्डर पर पहले से है, किसी भी प्रकार की गैर कानूनी गतिविधि या अवैध प्रवेश होने नहीं दिया जाएगा। इस प्रकार के प्रदर्शन की आड़ में कानून व्यवस्था या लॉकडाउन के उल्लंघन से निपटने के लिए दिल्ली पुलिस तैयार है। वहीं इससे पहले कांग्रेस के दिग्गज नेता नवजोत सिंह सिद्धू ने किसानों के प्रदर्शन में आज अपने घर पर काला झंडा लगा दिया है। उन्होंने किसान आंदोलन का समर्थन किया है। पटियाला और अमृतसर स्थित अपने घर पर काला झंडा लगाने के बाद नवजोत सिंह ने पत्नी के साथ एक वीडियो बनाकर ट्वीट भी किया। यहाँ उन्होंने लिखा कि यह काला झंडा विरोध में फहराया है। हर पंजाबी को किसानों का साथ देना चाहिए, उनके साथ आना चाहिए। आपको बता दें कि केंद्र के खिलाफ आंदोलन कर रही 40 यूनियनों के प्रधान संगठन SKM ने एक बयान में बताया था कि फसल की कटाई के मौसम के बाद लगातार किसान दिल्ली की सीमाओं पर पहुंच रहे हैं। अलग अलग वाहनों से हजारों किसान दिल्ली की सीमा पर पहुंचे हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। समर्थकों को यूपी में सीएम योगी की हार का डर। #वेकअप बीजेपी के साथ ट्विटर पर लिखा, नहीं चेते तो होगा नुकसान। जी हां दोस्तों, यूपी सरकार में संभावित फेरबदल की खबरों के बीच सोशल मीडिया पर बीजेपी समर्थकों ने अब अपनी पार्टी के हिंदुत्व के एजेंडे पर वापस लौटने की नसीहत देना शुरू कर दिया है। ट्विटर पर बीजेपी के तमाम समर्थक अब पार्टी नेतृत्व से अपील करते दिख रहे हैं कि बीजेपी को यूपी के लिए जाग जाना चाहिए। इन समर्थकों में कई ऐसे हैं जिनका कहना है कि अगर भारतीय जनता पार्टी समय रहते अपनी रणनीति नहीं बदलती है तो उसे यूपी के 2022 विधानसभा चुनाव में हार का सामना करना पड़ सकता है। ट्विटर पर ऐसी ही मांगों के साथ #वेकअप बीजेपी हैशटैग ट्रेंड कर रहा है। यूपी में सियासी बदलाव के बीच बीजेपी समर्थक लिख रहे हैं कि बीजेपी को हिंदुत्व के मुद्दे पर सरकार में लाया गया था। अगर 303 सांसदों वाली बीजेपी अपने इस मुद्दे को भूल जाएगी तो इससे उसे 2022 में यूपी और 2024 में केंद्र के चुनावों में नुकसान होगा। ये ट्रेंड ऐसे वक्त में चल रहा है जबकि यूपी में पंचायत चुनाव की हार देख चुकी बीजेपी अब अपनी सरकार और संगठन में बदलाव की तैयारी कर रही है। ट्विटर पर बीजेपी को नसीहत देते हुए एक समर्थक ने लिखा, हिंदू बीजेपी के धुर प्रशंसक रहे हैं। यूपी के चुनाव से पहले बीजेपी को हिंदुओं के लिए कुछ करना होगा, तभी योगी जी चुनाव जीत पाएंगे। बीजेपी को देर होने से पहले जागना होगा। एक अन्य शख्स ने लिखा, प्रिय नरेंद्र मोदी जी, हिंदुओं के हित में कुछ करना शुरू करिए, हम 2024 में आपको फिर से चाहते हैं। एक यूजर ने लिखा, बीजेपी तब शांत है जब सभी लोग चिंतित हैं। ये लोग पहले ही कई राज्यों के चुनाव हार चुके हैं। अगर ये अब नहीं जागे तो यूपी और 2024 का चुनाव निकट है। ये लोग लेफ्ट के मुकाबले सोशल मीडिया का युद्ध हार चुके हैं। #वेकअप बीजेपी, इससे पहले की देर हो जाए। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। भाजपा को जनता की जिंदगी से ज्यादा सत्ता की चिंता, अखिलेश। जी हां दोस्तों, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा है कि भाजपा को बस स्वार्थी राजनीति और झूठे प्रचार से मतलब है। जनता की जिंदगी से ज्यादा उसे सत्ता की चिंता है। इसको उत्तर प्रदेश की जनता कैसे भूलेगी। फिलहाल तो उसने भाजपा को माफ न करने का ही मन बना लिया है। वर्ष 2022 में समाजवादी सरकार बनने पर राज्य की जनता को राहत मिलेगी। अखिलेश यादव ने मंगलवार को जारी बयान में कहा कि संक्रमण के दौर में भाजपा सरकार की प्रशासनिक अक्षमता और घोर लापरवाही के चलते न तो इलाज ठीक से हो पा रहा है और न ही सम्मान के साथ अंतिम संस्कार। फिर भी पूरे दुस्साहस के साथ प्रदेशीय भाजपा नेतृत्व चुनावों की रणनीति बनाने में सिर खपा रहे हैं। लोकतंत्र में लोकलाज का ऐसा भद्दा प्रदर्शन कहीं देखने को नहीं मिलेगा। कोरोना संक्रमण और फंगस से मौतों का सिलसिला अभी भी थमा नहीं है। ग्रामीण क्षेत्रों में तो हालत बद से बदतर है ही। राजधानी सहित अन्य शहरों में भी आवश्यक जीवन रक्षक दवाओं और इंजेक्शन के अभाव में मरीज तड़प रहे हैं, उनकी सांसें थम रही है। मुख्यमंत्री बड़े बड़े दावे करते घूम रहे हैं, घर में लगी आग उन्हें दिखाई नहीं पड़ रही है। इस आपातकाल में गरीब, मजदूर और छोटे व्यापारी, ठेली पटरी वाले सबसे ज्यादा रस्त है।
रोज कमाने वालों की हालत बिगड़ती जा रही है। इधर एक महीने में ही खाद्य वस्तुओं के दाम 7वें आसमान पर पहुंच गए हैं। तेल, रिफाइंड, सब्जी के दाम 50 गुना बढ़ गए हैं। पेट्रोल डीजल के साथ रसोई गैस के दाम भी बढ़े हैं। होटल, रेस्टोरेंट, चाय की दुकानें बंद होने से दूध की खपत कम हो गई है। लखनऊ में घर खर्च चलाने के लिए लोग गहने गिरवी रख रहे हैं। इलाज के महंगे खर्च ने भी लोगों की कमर तोड़ दी है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कोरोना से जंग में चूक, प्रियंका गांधी प्रधानमंत्री और उनके मंत्रियों से करेंगी सवाल, बताओ जिम्मेदार कौन। जी हां दोस्तों, कोरोना से जंग में कहां कैसी चूक हुई है, इसे लेकर विपक्षी नेता केंद्र सरकार पर कई तरह के आरोप लगा रहे हैं। खास तौर पर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने तो सोशल मीडिया के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके मंत्रियों पर सवाल की बौछार कर दी है। मौजूदा समय में वैक्सीन से लेकर भविष्य में कोरोना से जंग की क्या तैयारियां हैं, अब दरोगा के अंदाज में लोगों की तरफ से प्रियंका गांधी ऐसे कई सवालों का जवाब प्रधानमंत्री मोदी से लेना चाहती हैं। इसके लिए उन्होंने फेसबुक को माध्यम बनाया है। प्रियंका गांधी ने मंगलवार को कहा वे फेसबुक पर अपनी पोस्ट डालती रहेंगी। अपनी हर पोस्ट में प्रियंका गांधी प्रधानमंत्री मोदी से सवाल करेंगी, बताओ जिम्मेदार कौन। उन्होंने कहा कोरोना काल में अनगिनत जाने सरकारी लापरवाही के चलते गई हैं, ऐसे में सरकार से सवाल पूछे जाने जरूरी हैं। कांग्रेस पार्टी की महासचिव प्रियंका गांधी ने 2-3 दिन पहले भी अपनी फेसबुक पर एक कहानी पोस्ट की थी। इस कहानी को पढ़ने के बाद यह एहसास हो जाता है कि कहानी का इशारा किस ओर है। जहाज का तूफान में फंसना, सब मालूम होते हुए कैप्टन का गायब हो जाना, अपनी सुरक्षा से जुड़ी कई आवश्यक चीजें दूसरे जहाजों को दे देना और यात्रियों ने जब बहुत कुछ खोकर स्थितियां संभाली तो एकाएक कैप्टन का जहाज पर प्रकट हो जाना। प्रियंका गांधी की यह कहानी कोरोना काल के अहम किरदारों से बहुत अधिक मेल खाती हुई दिखाई दे रही थी। प्रियंका गांधी ने कहा है, बताओ जिम्मेदार कौन। इसके तहत फेसबुक पर लगातार पोस्ट डालती रहेंगी। उन्होंने लिखा, जब कोरोना की दूसरी लहर ने देश में तबाही मचानी शुरू की और देश के नागरिक बेड, ऑक्सीजन, वैक्सीन और दवाइयों के लिए संघर्ष कर रहे थे, उस समय देश की सरकार से लोगों को उम्मीद थी कि वह इस भयावह स्थिति से निपटने के लिए पहले की तैयारियों एवं देश में उपलब्ध संसाधनों का पूरा इस्तेमाल कर लोगों की जान बचाने की खातिर कुछ करेगी। यहाँ स्थिति कुछ और ही दिखाई पड़ी। सरकार पूरी तरह से मूक दर्शक बन गई है। पूरे देश में एक पीड़ादायी स्थिति पैदा हुई। देश की सरकार के पास तैयारी के नाम पर केवल लापरवाही की तस्वीर थी। वैक्सीनों का निर्यात करना, ऑक्सीजन के निर्यात को 2020 में दोगुना करना, दूसरे देशों की तुलना में जनसंख्या के अनुपात से बहुत कम वैक्सीन होना, बहुत देर से ऑर्डर जारी करना आदि जैसे कई बिंदु हैं जिस पर सरकार का व्यवहार एकदम गैर जिम्मेदाराना रहा है। फेसबुक पर प्रियंका ने लिखा, दूसरी लहर के दौरान मौतों के आंकड़े बताते हैं कि इसका कहर कितना घातक था। देश भर में नागरिकों की कई सारी दर्दनाक तस्वीरें आई। पूरे देश ने वे दिन बेहद पीड़ा के साथ काटे हैं। कितनों का कोई प्यारा गुजर गया। आज जब प्राकृतिक रूप से यह लहर थोड़ी थम रही है, तब अचानक सरकार अपनी मीडिया और मशीनरी के द्वारा फिर से दिखने लगी है। फिर से हमारे प्रधानमंत्री और उनके मंत्री आगे आकर बयान देने लगे हैं। हम यहाँ पहुंचे कैसे, जबकि दुनिया के सबसे बड़े वैक्सीन उत्पादकों में से हम एक हैं। ऑक्सीजन उत्पादन में से भी हम एक हैं। जिस देश में डॉक्टर विश्व भर में मशहूर हैं, आज हम इस मुकाम पर कैसे पहुंचे कि ऑक्सीजन, बेड्स और वैक्सीन की कमी से हमारे देशवासी अपनी जान दे रहे हैं। हर एक भारतीय नागरिक की जान कीमती है। सरकार जनता के प्रति जवाबदेह है। जिन लोगों ने अपने परिजन खोए हैं उनके प्रति जवाबदेह है। ऐसे में सरकार से हर एक मुद्दे पर बेबाक सवाल पूछे जाने। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। टूल किट केस, ट्विटर को कांग्रेस ने लिखी चिट्ठी, मोदी सरकार के 11 मंत्रियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग। जी हां दोस्तों, भारत में टूल किट मामले को लेकर लगातार विवाद बढ़ता ही जा रहा है। अब कांग्रेस ने ट्विटर को लिखी चिट्ठी है और साथ ही साथ मोदी सरकार के 11 मंत्रियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। वहीं बीते दिन दिल्ली पुलिस की टीम ट्विटर के ऑफिस पहुंची थी। दिल्ली पुलिस ने सामान्य प्रक्रिया के तहत ट्विटर इंडिया को नोटिस देने के लिए उसके ऑफिस पहुंची थी। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक मंगलवार को कांग्रेस ने केंद्र सरकार के 11 मंत्रियों के खिलाफ ट्विटर से मैनिपुलेटेड मीडिया का टैग लगाने की मांग की है और टूल किट मामले में इन सभी मंत्रियों के ट्वीट को लेकर ट्वीट के लीगल डिपार्टमेंट से कार्रवाई करने के लिए कहा गया है। जानकारी के लिए बता दें कि कांग्रेस ने जिन 11 मंत्रियों के नामों की लिस्ट ट्विटर को दी है उसमें रविशंकर प्रसाद, पीयूष गोयल, स्मृति ईरानी, गिरिराज सिंह, प्रहलाद जोशी, रमेश पोखरियाल निशंक, धर्मेंद्र प्रधान, थावरचंद गहलोत, डॉक्टर हर्षवर्धन, गजेंद्र सिंह शेखावत और मुख्तार अब्बास नकवी हैं। इसमें कई बीजेपी के केंद्रीय मंत्री हैं जो वर्तमान समय में सरकार में बड़े पदों पर तैनात हैं। जानकारी के लिए बता दें कि टूल किट मामले में बीते सोमवार को दिल्ली पुलिस की एक टीम ट्विटर इंडिया के ऑफिस पहुंची थी। पुलिस जांच और पूछताछ के लिए पहुंची थी, लेकिन पुलिस की जांच टीम को ट्विटर इंडिया के ऑफिस से खाली हाथ लौटना पड़ा और साथ ही यहां पर पुलिस को कोई भी नहीं मिला। दिल्ली पुलिस के पीआरओ ने जानकारी देते हुए बताया कि पुलिस ने सामान्य प्रक्रिया के तहत ट्विटर इंडिया के ऑफिस गई और वहां जाकर नोटिस दिया। टूल किट का ताजा विवाद बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा से जुड़ा। करते हैं
अगली खबर की तरफ। बीजेपी सांसद ने कहा, देश के हालात गंभीर, मोदी सरकार को दिए एक सलाह और भाजपा सरकारों को चुनौती भी। जी हां दोस्तों, भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी अक्सर ही अपनी पार्टी पर हमला करते हुए नजर आते हैं। पिछले कई दिनों से वो बिना नाम लिए अपनी ही पार्टियों के नेता पर हमलावर हैं। उन्होंने आज बीजेपी को सलाह देते हुए ट्वीट किया है कि राष्ट्र अब कई आयामों में एक गंभीर स्थिति में है, जिसमें से मैंने ये 3 की लिस्ट पहले ही बनाई है: कोरोना वायरस, अर्थव्यवस्था और चीन की आक्रामकता। अब किसान आंदोलन के टकराव की संभावना जताई जा रही है। एक समाधान है कि राज्यों को वैकल्पिक कर देना चाहिए, फिर बीजेपी शासित राज्य अपने रिजल्ट दिखाए। इस मुद्दे पर, हर मुद्दे पर बेबाकी से अपनी बात रखने वाले बीजेपी सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने भारत में चल रही वैक्सीन की किल्लत को दूर करने के लिए पिछले दिनों भी ट्वीट के माध्यम से राज्यों को सलाह दी थी कि केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार को अग्रिम चेतावनी देनी चाहिए कि कोविड-19 वैक्सीन की पर्याप्त आपूर्ति न मिलने से सभी गैर भाजपा शासित राज्य एकजुट हो सकते हैं। सुब्रमण्यम स्वामी ने सलाह दी है कि सभी विपक्षी राज्य एकजुट होकर विदेश ने वैक्सीन ऑर्डर करें और उसका बिल मोदी सरकार को भेज दें। वहीं उन्होंने किसान बिल पर हो रहे आंदोलन के बारे में भी केंद्र सरकार को रास्ता बताया था। उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी को खत लिखकर कहा था कि कानूनों को आवश्यक तौर पर देश भर में लागू नहीं किया जाए। इसकी जगह वे राज्य जहां की किसान कृषि सुधार संबंधी कानून चाहते हैं, वे केंद्र सरकार को इस बारे में लिखित में दे। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।